Hello everyone. Have you ever heard of a company who is wanting you to share how to check them? My name is Aditya Agrawal and I am from Adi Durga Steel. So today we will be speaking about how to do that. One of the things what we do in our pre-engineered buildings is anchor bolt casting, which is very critical and everything depends upon that. The structure, the stability. If the anchor bolt casting is not done properly, it might create a problem in the future. So how to make sure कि आपकी बिल्डिंग में फ्यूचर में एंकर बोल्टिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक उसका प्रिपरेशन और दूसरा उसका एग्जीक्यूशन। प्रिपरेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए एंकर बोल्टिंग के लिए, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला पार्ट आपको चाहिए कि वहाँ 2 पर्सन सिविल के होने चाहिए, एक वेल्डिंग मशीन होनी चाहिए, उसको चलाने के लिए एक वेल्डर होना चाहिए, सीलिंग वायर होना चाहिए और वाटर लेवल पाइप होना चाहिए। और इसके साथ में एंकर बोल्ट की जो कास्टिंग की ड्राइंग है लेआउट की, वो आपके पास रेडी में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों चाहिए? वेल्डिंग मशीन की रिक्वायर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है। सीलिंग वायर की रिक्वायर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं पहले इनका आंसर देता हूँ। वेल्डिंग मशीन से हम जो एंकर बोल्ट फिक्स करना है उसको हम रॉड के साथ में जो सिविल कॉलम का है उसको हम वेल्ड करते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। अगर हम उसको फिक्स कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद उसमें कोई भी माइनर भी डिफ्लेक्शन ना आए, उसकी वजह से हम उसको फिक्सिंग करते हैं वेल्डिंग करके। उसका दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप उसको टाई रॉड से बांध देते हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, उसमें चांसेस होते हैं डिफ्लेक्शन के, तो इसलिए वो वेल्डिंग करना ज़रूरी होता है। दूसरा पार्ट सीलिंग वायर यूज़ करना। तो मेजरमेंट्स के लिए जो अपन लेआउट मेजरमेंट करते हैं उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई उसको धागे से कर लेते हैं, कोई उसको टाई रॉड से कर लेते हैं, एटसेट्रा। बट उसमें सीलिंग वायर से करने से आपको फुल एक्यूरेसी आती है, तो वो होना आपके पास ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ अगर हम करते हैं कि फिक्सिंग हम वेल्डिंग मशीन से कर रहे हैं और मेजरमेंट हम सीलिंग वायर से कर रहे हैं, तो आपके पास वो मैक्सिमम एक्यूरेसी आपको मिलेगी उस कंडीशन में। इसके अलावा जो मेथड होता है वो टोटल स्टेशन के साथ किया जाता है। तो टोटल स्टेशन क्योंकि एक्सपेंसिव होता है और हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो उसलिए हम टोटल स्टेशन को जहाँ अवेलेबिलिटी रहती वहाँ पर उसके हिसाब से करते हैं। बट अदर देन दैट सीलिंग वायर और वेल्डिंग रॉड से करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लेआउट चेक होता है कि जितने भी आपके कॉलम कास्ट हुए हैं, फुटिंग नीचे से ऊपर आई है, तो क्या वो सही लोकेशन में आई है? क्या जो एंकर बोल्ट की ड्राइंग है उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो सारे के सारे सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि वो लोकेशन सही है कि नहीं है, लेंथ के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से, डायगोनल के हिसाब से। ये सारी चीज़ें उसमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो हर कॉलम की पोजीशन है वो सही है कि नहीं है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कास्टिंग हम कितना प्रिपेयर करके रखें पहले से। तो जो प्रिपरेशन आपको कास्टिंग करने के रखनी है पहले से, वो जिस लेवल पे आप बिल्डिंग अपनी रखना चाहते हैं, जहाँ से मैकेनिकल कॉलम चालू होगा, जहाँ पर एंकर बोल्ट का टॉप पोजीशन आएगा, वहाँ से आपको 3 फीट नीचे तक छोड़ना है। ये स्टैंडर्ड बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, अनलेस एंकर बोल्ट का साइज उससे बड़ा हो। तो अब इसमें और क्या क्या करना चाहिए? जब एंकर बोल्ट होती है तो वो कैसे होती है? तो एंकर बोल्ट जो होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन ने वही जो लेआउट चेक कर लिया। लेआउट चेक करने के बाद में हमको हर कॉलम से कॉलम का मेजरमेंट करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के हिसाब से, जैसा ड्राइंग में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि लेंथ, विड्थ और डायगोनल, तो ये मेजरमेंट्स आपके हर लेंथ कॉलम, हर विड्थ कॉलम और जो डायगोनल है एंड पॉइंट्स के हिसाब से वो बनने चाहिए। अब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है
कि कैसे करना चाहिए। तो फर्स्टली जो अपने एंड कॉर्नर्स होते हैं, अगर एक बिल्डिंग रेक्टेंगल में है तो उसके जो 4 एंड पॉइंट्स है, वो चारों एंड पॉइंट्स का सबसे पहले मेजरमेंट फाइनल किया जाता है। लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और डायगोनल कितना है। अगर आपका आउटर, ये पूरा आपका आउटर एक बाउंड्री बना देता है और बाकी सारे कॉलम इसी लाइंस के बीच में आने चाहिए। तो ये हमको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि सारा का सारा लेआउट जैसा हुआ है और जो हमारा ड्राइंग में मेंशन्ड है उसके हिसाब से वो सारी पोजीशन उसकी मिल जाए। उसके बाद उसमें क्या करना पड़ता है कि जितने भी जो कॉलम्स हैं जो नीचे से हम ऊपर लेके आए फुटिंग करके, तो ऊपर में रिंग्स, जो कॉलम की रिंग्स होती है सिविल रिंग्स, वो उसमें बनी रहनी चाहिए और शटरिंग का काम हो चुका रहना चाहिए। कैसे? किसी कंडीशन में 2 साइड से कवर करना पड़ता है, किसी कंडीशन में 3 साइड से कवर करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कॉलम। तो उसके हिसाब से हम उसको चेंजेस करते हैं। तो 2 से 3 साइड से अपन उसको कवर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उसको कवर नहीं करते हैं तो कॉलम को बेंड होने का स्कोप मिल जाता है। तो अगर उसको हम रोक देते हैं शटरिंग लगा के, तो जो पूरा ओवरऑल कॉलम जो आया हुआ है वो फिर मूवमेंट नहीं हो सकता, तो वो फिक्स हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बिकॉज कॉलम इतने बड़े होते हैं तो कभी कभार अपने ही वेट की वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए शटरिंग करना बहुत ज़रूरी है फिक्सिंग करने से पहले। 2 साइड 3 साइड डिपेंड करता है, बट करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है जब जो ऊपर के आपके कॉलम आए हुए हैं पूरे, तो वो उस पोजीशन तक कट जाने चाहिए जहां पर आपका कॉलम फिक्स होना है, जहां आप उसका बेस प्लेट आना है। तो वहां तक आपके कॉलम सारे जितने भी टीएमटी रॉड्स आए हुए हैं वो सारे कट जाने चाहिए, ताकि उसके ऊपर टेम्पलेट रखा जा सके और एंकर बोल्टिंग का काम आगे बढ़ाया जा सके। वो हाइट डिपेंड करती है आपकी साइट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आप अपनी बिल्डिंग की हाइट कैसे रखना चाहते हैं। कोई फ्लोर लेवल पे रखते हैं, कोई फ्लोर लेवल से 2-3 फीट ऊपर रखते हैं रोड लेवल को मैच करने के लिए, या किसी और रीजन की वजह से। तो वो लेवल डिफाइन होता है साइट के हिसाब से, जैसा आप उसकी रिक्वायरमेंट रखते हैं उसके हिसाब से। तो वहां तक अपन को सिविल कॉलम लाना रहता है और वैसा छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आता है जो टेम्पलेट अपन रखते हैं उसमें। तो टेम्पलेट रख के उसको सबसे पहले सेम प्रोसीजर जो हमने लेआउट रखा है उस पोजीशन में हमको उसको सेट करना है, प्लस उसका वाटर लेवल इस स्टेज में चेक करना है। वाटर लेवल आपका वो हुआ जो हर एक कॉलम से 100% कॉलम, जितने भी कॉलम आपकी बिल्डिंग में हैं वो सब में फॉलो होना चाहिए, ताकि जब हम उसकी इरेक्शन करें तो उसका लेवल अलग अलग ना हो, कि इस पोजीशन में इतना लेवल है, दूसरे पोजीशन में इतना है। 15 mm, 20 mm, 50 mm, 100 mm, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जितना डिफरेंस आएगा उतना ही बिल्डिंग में अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आएगी, या हो सकता है अलाइनमेंट प्रॉपरली हो भी ना पाए। तो वाटर लेवल मेंटेन करना हमें हर लोकेशन में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ही हमें वो वाटर लेवल पाइप चाहिए रहता है। तो जब हमने टेम्पलेट सेट कर दिया, उसका हमने पोजीशन स्टेबल कर दिया जहाँ जहाँ पर आना चाहिए, और उसके बाद में हमने उसमें वाटर लेवल चेक कर लिया। तो ये सब जब हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम उसमें एंकर बोल्ट को फिक्स कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी कट होल्स बने रहते हैं जिस पोजीशन में एंकर बोल्ट आना चाहिए। स्टिल उसके बाद भी हमें एज पर ड्राइंग, जब एंकर बोल्ट हमने उसमें डाल दिया फिक्सिंग करने के लिए, उसके बाद भी हमें उसको फिर से दोबारा चेक करना चाहिए कि उसके डायमेंशंस कहाँ पर है, कितने हैं। क्योंकि एक एंकर बोल्ट से दूसरे एंकर बोल्ट का भी एक डिस्टेंस होता है, उसको भी हमको मेंटेन करना है, प्लस एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हमें मेंटेन करना है। जब एंकर बोल्ट हमने टेम्पलेट में फिक्स कर दिया, उसमें हमको एक चीज़ और चेक करना ज़रूरी है कि एंकर बोल्ट के जो थ्रेड्स हैं वो टेम्पलेट के ऊपर हों, उसको टेम्पलेट के नीचे नहीं होना चाहिए। तो एंकर बोल्ट उसमें जो थ्रेड्स आते हैं वो ऐसे उसमें आना चाहिए कि थ्रेड्स आपके टेम्पलेट के ऊपर रहें, ताकि उसमें जितने भी नट टाइट करने हैं, पोजीशन सेटिंग करनी है कॉलम की, वो हो सके। तो ये होता है। उसके बाद में जब आपका एंकर बोल्ट फिक्स हो गया, कॉलम बार में सेट हो गया,
जहाँ जहाँ पर पोजीशन आनी ये सब हो गया। अब इसमें किया जाता है वेल्डिंग। जिस जिस पोजीशन में जहाँ पर वो आ रहा है एंकर बोल्ट, उसको जो सिविल का कॉलम है उसमें जो TMT रॉड्स आ रहे हैं उसमें उसको वेल्ड करना रहता है उस पोजीशन के हिसाब से जहाँ पर उसका मेजरमेंट आ चुका है, ताकि वो उस पोजीशन से मूव ना हो सके। इसलिए उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये वेल्डिंग हो जाती है तो एंकर बोल्ट फिक्सिंग का काम आपका कंप्लीट हो जाता है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। उसके बाद उसमें शटर कवर करा जाता है जो बैलेंस है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ पार्ट, और उसके बाद उसमें कास्टिंग की जाती है। नाउ ये सब जितना भी हुआ, कास्टिंग हो गई, सब चीज़ हो गया, इसके बाद भी दोबारा ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि कास्टिंग जो हुई है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। कभी कभार होता है जब कास्टिंग हो जाती है, कास्टिंग करते हुए उसमें वाइब्रेशन लगता है जिसको सेटल डाउन करते हैं सीमेंट को, तो उसकी वजह से कभी कभार थोड़ा सा बेंड्स हो सकते हैं कॉलम में, ओवरऑल में, इवन आफ्टर वेल्डिंग वो माइनर हो सकते हैं। तो इसके लिए एक ओवरऑल टॉलरेंस लिमिट होती है कि कितना में हम उसको टॉलरेंस छोड़ सकते हैं, चाहे वो हाइट में हो, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वो विड्थ में हो। हर जगह पर 5 का टॉलरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा टॉलरेंस में नहीं आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आता है तो उसमें डिफ़िकल्टीज बनती है और उसको मैनेज करना हो सकता है पॉसिबल हो, और कभी कभार ये भी हो जाता है कि वो पॉसिबल ना हो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। नहीं तो उस कंडीशन में अगर कास्टिंग गलत हो चुकी है और डेविएशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हमको हो सकता है कि कॉलम को दोबारा तोड़ के फिर से कास्टिंग करना पड़े। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना कि जो कास्टिंग हो रही है और जो पोजीशन फिक्सिंग हो रही है उसका टॉलरेंस 5 से ज़्यादा ना हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंकर बोल्ट कास्टिंग, जैसा होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए। सारे लेंस, विड्थ, डायगोनल चेक ज़रूर होना चाहिए और वाटर लेवल चेक ज़रूर होना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं तो एंकर बोल्ट कास्टिंग की वजह से कभी भी आपकी बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप भी समझें और सीखें कि हम ये बिल्डिंग्स को कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और इसके आगे कैसे बढ़ा जा सके। थैंक यू।